नमस्कार। केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में आज आप सबों को हमारे जिले के एक ऐसे महानुभाव से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण जिला के लिए हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान बनाए हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे जन कल्याण का क्षेत्र हो या फिर राजनीति का, उन्होंने हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है और अपने कारनामों से हमेशा संपूर्ण क्षेत्र को उजागर किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे जिले के एक कुशल नेतृत्वकर्ता, एक कुशल प्रखर वक्ता, साथ ही साथ एक बेगूसराय का बेटा बनकर बेगूसराय के जनजीवन के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला बेगूसराय के भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सर से। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले केवी स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर रोशन कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से बेगूसराय के आम आवाम की आवाज़ जन जन और कण कण पहुँचाने का जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर का आपका कि आपने हमारे निदेशक हैं डॉक्टर रोशन सर और हमारी टीम के लिए अपने आशीर्वचन दिए। सर, ऐसे तो आज आप बेगूसराय में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बेगूसराय का हर गली, हर गांव का बच्चा बच्चा आपको जानता है कि एक राजकिशोर सर हैं जिन्होंने शिक्षा और राजनीति में वो कीर्तिमान बनाए हैं जिससे सभी अपने आप को जुड़ाव महसूस करता है। और यूँ कहें, बेगूसराय में जो शिक्षा की मसाल आपने जलाई है, जिससे शिक्षा का प्रसार गांव-गांव तक फैल रहा है और समाज में वैचारिक क्रांति हो रही है। फिर भी मैं चाहूँगा हमारे इस स्टूडियो से आप अपने बारे में हमारे दर्शकों से अपने विचार साझा करें। गौरव जी, संसार में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति के पास अपना एक दायित्व होता है, दायित्व का बोध होता है, बोध के साथ तदात्म भाव होता है। जब व्यक्ति को तदात्म भाव जगता है तो व्यक्ति को लगता है कि जन्म के साथ व्यक्ति के साथ सह अस्तित्व का संबंध, व्यक्ति को अपने परिवार के साथ सह अस्तित्व का संबंध, व्यक्ति को समाज के साथ सह अस्तित्व का संबंध और व्यक्ति को राज्य के साथ, राष्ट्र के साथ और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संबंध होना चाहिए। मैं उसी दायित्व का निर्वहन करने का एक प्रयास किया है और प्रयास करने में मैं नियत और नियति ठीक रखा, जिससे दो रोटी की बरकत हुई। उसी बरकत को आप सफलता कहते हैं तो आप हमको मानते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, आज जिस राजकिशोर सिंह को जिला का संपूर्ण क्षेत्र, हर क्षेत्र जानता है या जिले के लोग जानते हैं, लेकिन इससे पहले के जो राजकिशोर सर थे जिन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष झेले हैं, संपूर्ण समाज के लिए वो मिसाल है। तो हम चाहेंगे हमारे इस स्टूडियो से आप अपने जीवन संघर्षों को साझा करें। संसार में सारे लोग संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करते हैं, संघर्ष किए थे, संघर्ष कर रहे हैं और आगामी संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष जो व्यक्ति करते हैं, जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो एक सफलता प्राप्त होती है। जो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा करने में जो कठिनाई होती है, अच्छा करने में जो शरीर में संयमता भंग होती है, जो मन में संयमता है वो भंग होती है, वो करने में लोगों को कठिनाई होती है, लोग कर नहीं पाते हैं। मैं भी बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन करने के प्रयास की एक कड़ी में कहीं न कहीं खड़ा हूँ और चाहूँगा जीवन भर संघर्ष करता रहे। और संघर्ष करने से एक आनंद की प्राप्ति होती है। जब कोई आदमी काम करता है तो एक आनंद की प्राप्ति होती है। काम नहीं करने से आदमी को आनंद नहीं होता है। काम करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। काम करने से उपलब्धि की प्राप्ति बाद में साधन करने का एक प्रकल्प जगता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधन करना चाहिए। साधन करने में एक परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं बराबर संघर्ष को साधना के रूप में लेता हूं और मैं करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो भी युवा खास करके आपको यहाँ से सुन पा रहे होंगे, निश्चित रूप से प्रेरित होकर जीवन में इस संघर्ष, चूँकि जीवन ही संघर्ष है और आप निरंतर उनको मोटिवेट करते रहे हैं और आगे भी उनको करते रहेंगे और आपके जीवन से वो सीख कर आगे बढ़ेंगे। सर, आज भले ही आज राजनीति में के रूप में आपको लोग जानते हैं, राजनीतिज्ञ के रूप में, लेकिन जो शिक्षा की मसाल आपने विकास विद्यालय नाम की जो संस्था आपने बेगूसराय जिले में शुरू की है, आज उससे कितने बच्चे निकलकर समाज के विविध क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान बना रहे हैं और अपने माता पिता का, अपने समाज का और अपने जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे इस संस्था के बारे में आप अपने विचार स्पष्ट करें। विकास विद्यालय की स्थापना 1997 में हुई। उस समय से लगातार मैं बच्चों के साथ रहा, मेरा पूरा टीम बच्चों के साथ रहा। कितने बच्चे पढ़ के निकले, कितने बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं, कितने बच्चे कहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, कितने बच्चे कहाँ सामाजिक काम में कर रहे हैं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं किसी शहर जाता हूँ तो मेरा अपना बच्चा किसी न किसी अच्छे स्थान पर मिल जाते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो या सामाजिक जॉब हो या कोई राजनीतिक जॉब हो। जहाँ पर हम देखते हैं मेरा बच्चा मिलता है। इससे पता चलता है कि भारत के प्रत्येक कोने कोने में मेरे स्कूल का कोई न कोई स्टूडेंट एक अच्छे पद पर है और अच्छे जगह वो समाज को एक अच्छा काम कर रहा है। इससे मुझे खुशी मिलती है। कारण ये है कि संसार में दो ही आदमी अपने आप को नीचे दिखाना चाहता है। एक पिताजी जिसको लगता है कि मेरा बेटा कभी हमेशा हमसे आगे रहे, हम उनसे आगे कभी न हों। अगर कोई पिताजी अपने पुत्र से आगे रहता है तो उनकी उपलब्धि नहीं मानी जाती है। दूसरा, शिक्षक हमेशा चाहता है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा शिष्य हमसे आगे रहे। जब आगे शिष्य हो जाता है तो उनको परम सुख की प्राप्ति होती है, उनको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं हमेशा ये चाहा कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं, जिनके माँ पिता यहाँ पर जिस विश्वास के साथ रखे हैं, वो विश्वास का प्रतिफलित हो। इसलिए मैं बच्चों को भले शक्ति के साथ काम किया, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम किया और बच्चे आज आगे बढ़े हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अच्छा लगता है। छोटे में जब अनुशासन आप करते हैं तो बच्चों को भी बुरा लगता होगा, क्योंकि वो आगे समझते नहीं हैं। जब उनको समझ में बात आ जाती है और आगे पहुंचते हैं उसी रास्ते से, और वो भी वही जब काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, तब उनको याद आ जाती है क्या है विकास विद्यालय संस्था, क्या होते हैं राजकिशोर सिंह। आपने बात की शक्ति की। सर, आपको मैंने देखा है, चूँकि मैंने बहुत आपका सानिध्य मुझे मिला है कि आप वो कुम्हार हैं जो मिट्टी को बहुत प्यार से एक तरह से उसको बर्तन के रूप में हो या इस तरह से बनाता है कुम्हार, तो उसको ठोकता है। आप थोड़ा सा नरमी भी बरतते हैं और साथ ही साथ शक्ति भी, ताकि वो मजबूत हो और समाज में जाकर वह उस शक्ति से समाज के विभिन्न परिस्थितियों को झेल सके और ठोस बने रहे। सर, जो वैश्विक महामारी हुई, इस वैश्विक महामारी में जो निजी संस्थान थे, खास करके सरकारी संस्थान में तो सरकार द्वारा पोषित है, लेकिन निजी संस्थान, बहुत सारे निजी संस्थान बंद हो गए या बहुत सारे बंद होने के कगार पर हैं। चूँकि एक स्कूल के निदेशक होने के नाते आप राजनीति में भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को चाहिए कि इन जो विद्यालय हैं जो वैश्विक महामारी की मार झेल रहे हैं, उन्हें संरक्षित किया जाए? बात आपने सही कहा, लेकिन बेगूसराय में जितने प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर आपका निशाना है, तो प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल सरकार से लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, बिजली का जो बिल है या कोई गाड़ी किस्त पर लिए हुए हैं, अभी भारत की सरकार ने उन किस्त पर जो फाइन लगने वाला होता है उसको उन्होंने अभी रोक दिए हैं। तो इससे खास करके जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले हैं, बैंक का लोन, बिजली का बिल या गाड़ी का किस्त, इसके कारण जो बोझिल हो रहे थे उनको कुछ सुविधा मिली है। और उनको लगता है कि अगर कोरोना के कालखंड में स्कूल बंद रहा तो सरकार का फाइन नहीं लग रहा है। इससे सारे प्राइवेट स्कूल के जितने शिक्षक हैं, जितने स्कूल संस्था संचालक हैं, उनको थोड़ी राहत मिली है। यह कोरोना पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में है,
तो इसमें केवल अपने आप को सर्वाइव करना ही बड़ी बात होती है। चाहे सरकार या एक व्यक्ति, व्यष्टि या समष्टि अगर अपने आप को सर्वाइव कर ले तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। यह विश्व युद्ध के स्तर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें सर्वाइव करने की बात है। डूबते को तिनका सहारा, थोड़ी सहायता सरकार से मिली, हम लोग खुश हैं। अच्छा सर, जो सरकारी शिक्षण संस्थान में जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको उनका पारिश्रमिक मिल रहा है, सरकार उनका वेतन दे रही है, लेकिन निजी शिक्षण संस्थान में जो काम करने वाले शिक्षक है या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं या गैर शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आज उनकी घर की जो स्थिति है, उनके आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण काफ़ी खराब हो गई है, उनका जो जीवन स्तर है काफ़ी खराब होता जा रहा है। आज कोरोना के मार के साथ साथ वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं या आर्थिक दयनीय मार झेल रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? आप एक निदेशक के नाते, एक अभिभावक के नाते और सरकार में राजनीति में सक्रिय होने के नाते आपको नहीं लगता कि उनका जीवन भी सरकार को बचाना चाहिए? अभी जितने प्राइवेट स्कूल से हैं, सारे स्कूल में ऑनलाइन की पढ़ाई चल रही है। सारे शिक्षक अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं और यथासंभव अभिभावक अपने बच्चों का ट्यूशन फी स्कूल में दे रहे हैं। उसी फी से शिक्षकों को वेतन मिल रहा है अनुपातिक ढंग से। मैंने पहले ही कहा, जब यह कोरोना कालखंड है, अपने आप को केवल बचाने का काम है, तो उसमें जो भी राशि अभिभावक के द्वारा स्कूल में मिलता है, टीचर जो काम करते हैं टीचर को भी पेमेंट मिल रहा है, उसी अनुपात में स्कूल व्यवस्थापक को भी मिल रहा है। सरकार भी इस पर कुछ सोच रही है। हमको लगता है एक बढ़िया व्यवस्था के अंतर्गत सरकार भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता की। सर, ये वही बिहार है जो कभी जगत गुरु को मतलब भारत को जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करता था और यहाँ लोग आते थे विदेश से पढ़ने के लिए। नालंदा, विक्रमशिला हमारे भारत का गौरव हुआ करता था और इस बिहार ने ऐसे ऐसे महान विभूति को दिया जिसने संपूर्ण भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बिहार का कीर्तिमान बनाया है। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में बिहार भारत में सबसे पीछे है। तो आपको नहीं लगता कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए? इसके लिए सर आपकी सरकार, चूँकि आप सरकार में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है और बिहार सरकार में भी आप जो आप अलायंस में हैं, तो कैसे हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? देखिए गौरव जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक वाक्य है कि शब्द की मृत्यु होना। तो शब्द सुनने से लगता है अटपटा जैसा। अपने यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ के जो वर्तमान शब्द होते थे उस शब्द की मृत्यु हो जाती थी। कारण है क्या कि जिस शब्दों की प्रचलन नहीं है, जिन शब्दों की बोलचाल नहीं है, जिन शब्दों की उपयोगिता नहीं है, उस शब्द की मृत्यु हो जाती है। अगर अपने घर में हम बोलते हैं स्वादिष्ट, तो हमारे बच्चे स्वादिष्ट नहीं बुझते हैं स्वादिष्ट क्या होता है। जी जी, वो टेस्टी समझते हैं। जी बिल्कुल। अब बात गौर करने की बात है, जब हम हंसते हैं, हमारे गाल में दो अगर गड्ढा बन जाता है तो उसका नाम डिम्पल होता है। जी जी। लेकिन हिंदी में उसका कोई शब्द नहीं है। जी जी। हिंदी में अगर कोई शब्द उसको छूनेंगे तो आप कुछ और शब्द कह देंगे, तो गड्ढा बोल देंगे या कुछ बोल देंगे। तो इससे क्या होता है कि भारत में शब्दों की मृत्यु हो रही है। इसका श्रेय जाता है पूरा कांग्रेस की, अंग्रेजों की। अंग्रेज की जो पद्धति थी, जो कांग्रेस की पद्धति थी, वही पद्धति चली, शब्द की मृत्यु हो रही है। बिहार में क्या हुआ है खास करके कि हिंदी भाषा में जिस शब्द के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जो उदाहरण के पेश होने से हम किसी तथ्य को समझेंगे, वो तथ्य के जो शब्द होते हैं उनकी मृत्यु हो गई है। इसलिए बिहार में थोड़ा कमी आई है। लेकिन आप जानते हैं बिहार BIHAR से बना है। जी बिल्कुल। B से भारत, I से इंडिया, S से हिंदुस्तान, A से आर्यावर्त और R से रेवाखंड होता है। तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व बिहार करता है। बिहार अभी भी नहीं कमी है, लेकिन तथाकथित नेता बिहार को गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार न कम है न कमी है। जब भी कोई निकलता है रिजल्ट, बिहार अव्वल रहता है। चाहे वह UPSC की परीक्षा हो या सिविल सर्जन की किसी विषय की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, बैंकिंग परीक्षा हो, बिहार हमेशा अव्वल रहा है। बिहार कम नहीं है, हमेशा से आगे रहा है, आगे रहेगा। अब प्रश्न ये बनता है, आदमी जैसा चश्मा पहनेगा वैसा समाज दिखाई पड़ेगा। समाज अगर चश्मा काला है
तो समाज दिखाई पड़ेगा काला, चश्मा लाल पहनेगा दिखाई पड़ेगा चश्मा, समाज दिखाई पड़ेगा लाल। इसलिए ऐसा हम यहाँ रोकना चाहेंगे सर आपसे। आपने बात कहा चश्मा की, वो तो बात की बात है सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बिहार की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल हमेशा खड़े होते रहे हैं? हमारे खास करके बिहार में शिक्षक की गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं है। सरकारी विद्यालय के भी जो टीचर हैं इतने अच्छे टीचर हैं, इतने उनके पास क्वालिटी है जिसका कोई जोड़ा नहीं है। अब प्रश्न बनता है कि सरकार की जो पद्धति थी कांग्रेस सरकार की, वो पद्धति को धीरे धीरे जो जड़ता आ गई है, उस जड़ता को ख़त्म करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति आई है, इस नीति के कारण बिहार शिक्षा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि लोग अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, गांव देहात के उदाहरण से जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। उदाहरण के लिए धर्म, जैसे धर्म का अर्थ लोग समझते होंगे, लेकिन हम भौतिक विज्ञान में पढ़े हैं पदार्थों का धर्म, जी बिल्कुल, राजनीति का धर्म, वस्तु का धर्म। तो कहने का धर्म जब समझेंगे लोग, पदार्थों का धर्म, व्यक्ति का धर्म, राजनीति का धर्म, धर्म गुण धर्म, तो इससे लोगों को जो सही बात है, जो असलियत है, उससे लोग समझेंगे। केवल धर्म से लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। जब ये बात होगी पदार्थों का धर्म, व्यक्ति का धर्म, राजनीति का धर्म, किसी वस्तु का गुण धर्म, तब उसको पता चलेगा धर्म क्या होता है। तो कहने का सेंस है, देहात के शब्दों से, अपनी भाषा के शब्दों से जब कोई लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तब जाकर किसी वस्तु को लोग समझ पाते हैं, उसके तथ्य को जानते हैं, हृदय से साथ होता है। और नहीं अंग्रेजी भाषा में पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता है कि हम विषय को स्पष्टीकरण नहीं होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, नई शिक्षा नीति की आपने बात की सर, कि नई शिक्षा नीति को लेकर भी, चूँकि ये रंगन साहब का रिपोर्ट है, नई शिक्षा नीति जो आई है, बहुत बड़े वो हमारे देश के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो ये रिपोर्ट दिया नई शिक्षा नीति, आज संपूर्ण शिक्षा में, मतलब यूँ कहें कि 1986 के बाद बड़ा बदलाव हुआ और नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन फिर इसको लेकर भी देश में बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष ने उसको कहा कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है नई शिक्षा नीति को लेकर। तो नई शिक्षा नीति के जो कुछ आपको जैसे समझते हैं नई शिक्षा नीति की कुछ विशेषता, जिसका बात आपने जिक्र भी किया, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से आप नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अपने विचार दें। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विपक्ष अब है नहीं, वो बेपक्ष हो गए। विपक्ष और बेपक्ष दोनों अंतर होता है। विपक्ष होते तो राजनीति की बात करते, जब बेपक्ष हो जाएंगे तो अपनी बात करेंगे, कुछ भी आप करेंगे उनका विरोध करेंगे। मेरा कहना है स्पष्ट, मैं एक शिक्षक हूँ इसलिए कहता हूँ, जब को मैं उदाहरण दूंगा, बच्चा जिस क्षेत्र का है, जिस भाषा भाषी का है, तो किसी तथ्य को समझेंगे। अगर उदाहरण दूंगा कहीं और जगह का तो समझेगा नहीं। पहाड़ जो है दूर से सुंदर दिखाई पड़ता है, जब लोग पहाड़ के पास पहुंचता है तो पहाड़ उसी प्रकार कटीला सब झाड़ी दिखाई पड़ता है, रोड़ा दिखाई पड़ता है। तो इंग्लिश माध्यम से जब कोई पढ़ते हैं तो अच्छा लगता होगा शुरू में, लेकिन बाद में जाकर वही ढाक के तीन पात हो जाते हैं, न घर का न घाट का, नेदर फिश नॉर फाउल, कुछ हो नहीं पाता है। जब घर के कारण से, भाषा के कारण से, माँ जिस भाषा में बोलती है, पड़ोसी जिस भाषा में बोलते हैं, इस भाषा में अगर कोई समझता है तो जाकर तत्परक होता है। अंग्रेजी भाषा में कोई समझाते हैं तो तत्परक नहीं होता है। दुनिया के देशों में जो भी अच्छी अच्छी किताबें हैं उसके देश की भाषा में, जी बिल्कुल, अपने देश में दूसरे भाषा में किताब होती है, इसलिए आगे बढ़ने में बच्चों को थोड़ी कठिनाई होती है। नई शिक्षा नीति के कारण आप पिछले अगले 5 साल में आप देख सकते हैं कि देश की शिक्षा कहाँ तक बढ़ जाएगी, यहाँ के बच्चों को कितना लाभ मिलता है। जी बिल्कुल। सर, अब हम बात करेंगे राजनीति के बारे में, चूँकि आप बेगूसराय भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और चुनावी समर में आप बेगूसराय की राजनीति को कहाँ देखते हैं? इस बार जो चुनाव होने वाला है, 7 सीट है, 7 सीट गठबंधन को होगा, और हमारी सरकार बनने वाली है। सभी सीट पर खास करके बेगूसराय में हमारी जीत होगी, ऐसा निश्चय है। उस प्रकार का मैं काम कर चुका हूँ, साधन वैसा मेरा हो चुका है। हम हर बूथ पर, हर शक्ति केंद्र पर, हर मंडल में और जिला में इतने इकाई बनाए हुए हैं कि सारे लोग, इसमें से 50% भी लोग काम करेंगे, तुम्हारी जीत
निश्चित रूप से होगी। हम कहीं से कम नहीं हैं, मेरा सब कुछ तैयार है, केवल इलेक्शन की तैयारी है। अच्छा सर, यहाँ पर जो कांग्रेस है, सीपीआई है, राजद है, उनका भी महागठबंधन बन चुका है, तो आप उनको और अपने आप को, जो आपने भी कहा कि आप पूर्णतः जीत की ओर हैं, आपका निश्चित रूप से आप बेगूसराय में भी जीत रहे हैं और जगह पर भी आपका दबदबा है और निश्चित रूप से आप जीतेंगे, आप इस महागठबंधन के संदर्भ में क्या कहेंगे? जैसे कि दुनिया जानती है कि कांग्रेस का क्या स्थिति है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, आप सबको मालूम है। अब बचा लालू प्रसाद की माय समीकरण, तो यादव भी टूटकर हमारे में आ रहे हैं, बाकी तो हमारे हैं ही। हमको किसी विधि से नहीं लगता है कि उनको कुछ मत मिलने वाला है। जाति समीकरण लेते हैं, विचार समीकरण लेते हैं, विकास का समीकरण लेते हैं, राष्ट्रीयता का समीकरण लेते हैं, हम उनसे सब जगह अव्वल होते हैं। किसी कोना से जोड़ते हैं, हम उनसे पीछे नहीं हैं। महागठबंधन उनका महागठबंधन नाम है, वह मन गठबंधन है, वह दिल गठबंधन नहीं है। मन से गठबंधन कुछ होता है, भावना से गठबंधन होता है, विवेक से नहीं होता है तो गठबंधन रहता नहीं है। कल आप देखे होंगे मुकेश सहनी जी बीच सभा में जुन्ना को तोड़ दिए, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। तो इसको कहते हैं मन गठबंधन, दिल गठबंधन नहीं। सर, यहाँ हम आपसे एक और चीज़ जाना चाहा, आपने कहा कि मुकेश सहनी की बात, चिराग पासवान को लेकर भी कि चिराग पासवान भी आपके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, या अलायंस कमजोर होता जा रहा है, लोजपा को या आप क्या नीतीश कुमार को आंखें दिखा रही है, क्या कहेंगे सर? चूंकि आपने गठबंधन की बात कही, मुकेश सहनी की बात की, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग जो पार्टियाँ होती हैं तो सीट लेकर प्रॉब्लम होता है, लेकिन चिराग पासवान भी हमारे साथ हैं, हमारे विचार से उनका विचार मिलता है, वो हमसे अलग रहकर भी एक साथ हैं। कभी कभी ऐसा सुने होंगे कि वो साथ हैं, अलग हैं साथ हैं। हम लोग तीनों एक साथ हैं, तीनों एक बिंदु पर हम लोग अड़े रहते हैं और एक बिंदु के साथ हम इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरा जो संकेंद्रीय है और मेरा जो महागठबंधन का है, महागठबंधन का एक केंद्र है, उस पर ऊपर अलग अलग वृत्त है। राजद का अलग वृत्त है, कांग्रेस का उस पर अलग वृत्त है, कम्युनिस्ट पार्टी का उस पर अलग वृत्त है, अन्य पार्टी का अलग वृत्त है। मेरा जो गठबंधन है उसमें एक केंद्र है, उसी केंद्र से एक वृत्त निकलता है और वह वृत्त दूसरे से जुड़ता अलग नहीं होता है, साथ ही चलता रहता है। तो एक होता है संकेंद्रीय वृत्त, जी, तो उनका संकेंद्रीय वृत्त नहीं है, अलग अलग पृथक पृथक है। मेरा संकेंद्रीय है, एक केंद्र है, वहीं से सारा वृत्त का जुड़ा होता है। तो हमसे अलग कोई होंगे नहीं, अलग होने के बाद भी एक हो जाते हैं। अच्छा सर, चूंकि चुनावी बिगुल बच चुके हैं, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और अभी तक भाजपा के जो संभावित उम्मीदवार होंगे उनका अभी तक कहीं ये नहीं कि हमारे बेगूसराय को कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, चूंकि आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? राजनीति है, पूर्वा पछिया देखना पड़ता है। देखना, अभी देख रहा हूँ मैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, तो जिस करवट ऊँट बैठेगा उसी करवट में हमको बैठना है, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिर भी तो तीन चार नाम बहुत जोर शोर से उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? नाम जो अपना दावेदारी पेश किए हैं सबका नाम है। अपने यहाँ तो सिस्टम है कि जिनकी पार्टी होती है अपना गणित को जोड़ घटाव करके अपना करते हैं, फिर बाद में जाकर सारे उम्मीदवार एक हो जाते हैं। तो किनका क्या नाम है अभी तय नहीं हुआ है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका तय काम करना है। और हम लोग कहारिया का रोल करते हैं कि कहार नहीं देखता है कि उसमें बैठी हुई दुल्हन लंगड़ी है कि लुल्ही है, या बैठा हुआ दूल्हा काला है कि गोरा है, वो नहीं देखता है। पालकी उठाया, मंजिल तक पहुंचा देना, हम लोग कहारिया रोल अदा करते हैं। अच्छा सर, एक पार्टी अध्यक्ष के नाते, चूंकि हम ये जानना चाहेंगे कि बेगूसराय के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जिला में, उन 7 विधानसभा में भाजपा को कितने सीटें हैं? 7 में से ये तो कम से कम आज हम यहाँ से चाहेंगे कि आप इस चीज़ को क्लियर करें। अभी अपना गठबंधन का जो धर्म होता है, जी, मैंने पहले धर्म की चर्चा किया, पड़ोसी का धर्म, पदार्थ का गुण धर्म। तो गठबंधन का जो धर्म है वो धर्म के नाते, धर्म के आधार पर, धर्म के अनुशासन के ख्याल से अभी सीट जितना मिलेगा हमको सब स्वीकार है। लेकिन आप फिर भी मैं चाहूँगा कि कम से कम 7 में से भाजपा को कितने सीट मिलेंगे?
अभी तो कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो गठबंधन के धर्म के आधार पर 3 से 4 सीट देने के लिए वो लोग सोचे हुए हैं। ऐसी उड़ती खबर हमको आई है, तो मैं कह रहा हूँ कि 3 हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, जितना हमको मिलेगा हमको स्वीकार है, क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन करना कर्तव्य बनता है। अच्छा, ये तो बेगूसराय की राजनीति सर। बिहार की राजनीति लगातार 15 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 15 वर्ष आरजेडी की सरकार थी। तो 15 ऐसा बार बार सुनने में आया कि 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष, और नई एक गठबंधन जो आई है, प्रगतिशील गठबंधन, जिसका नेतृत्व पप्पू यादव कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये तीसरा जो फ्रंट बना है यहाँ पर, तीसरा गठबंधन जो एक टीम बनी है प्रगतिशील गठबंधन करके, उनका कहना है कि आपने 15 साल नीतीश को देखा, 15 साल लालू जी को देखा, एक जंगल राज को और एक सुशासन नहीं कुशासन राज को देखा, और अब हमें मौका मिलना चाहिए और हम एक नए विकल्प के रूप में बिहार की राजनीति में अपना स्थान बनाएंगे। गौरव जी, आपको याद नहीं होगा, पप्पू यादव जी को हम जानते हैं। पप्पू यादव जी जब लालू जी की सरकार थी तो पप्पू यादव जी 50 गाड़ी से पूर्णिया से गोली बंदूक छोड़ते हुए और पटना जा रहे थे। जी जी। बेगूसराय के लोगों ने उनको रोका, यहाँ 50 राउंड चलाए, बरौनी में लोगों ने रोका, मोकामा में उनको रोक कर थकूच दिया। पप्पू यादव का 3 चेहरा है, एक चेहरा जो आप देखते हैं, दूसरा चेहरा जो दिखाते हैं, तीसरा चेहरा जो उनके अपनी वास्तविक चेहरा है, ना उनको पता है ना दुनिया पता है। पप्पू यादव एक सिक्का के 2 पहलू है। वो तेजस्वी के दूसरा भाई हैं, कोई और नहीं है, दोनों मिली भगत है। और वो क्या है सबको पता है कि पानी में फंसकर उसी फोटो को लेकर 50 जगह दिखाना, और कभी कुछ कोई कहे तो रोना। वो जो चाह रहे हैं घरियाली आंसू बहाना, यहाँ की जनता को सब मालूम है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, सब कुछ समझती है। घरियाली आंसू भी समझते हैं, अब पप्पू यादव के 3 चेहरे समझते हैं। पप्पू यादव क्या है, किसी छूटा हुआ नहीं है। जो अपने जहाँ के वो राजा कहलाते हैं, जमींदार कहलाते हैं, जहाँ जनता को लूट कर अपना तालिका खोले हैं, वहाँ की जनता उनको नकार दिया। अब पूरा बिहार जनता उनको पूछेगा। आप भी जानते हैं, जब कहीं अट्टालिकाएँ बनती है तो इसका मतलब है कहीं गड्ढा हुआ है। जी जी। तो इतने बड़े अमीर 1000 बीघा जमींदार ऐसे हो गए हैं, कहीं का मिट्टी खोदा गया है। ये चाहते हैं कि पूरे बिहार मिट्टी खोदकर हमारे अट्टालिका हो जाए, अब पूरे यादव समाज को हम मचोड़ दें। ये यादव समाज भी उनको पहचानता है, यादव को सभ्यता उसको मालूम है, संस्कृति को मालूम है, और राष्ट्रीयता के साथ उनको जो प्रेम है उसको सबको मालूम है। पप्पू यादव क्या है, ये रंगे हुए सियार हैं। जो नीलवर्ण सियार कहानी सुनते होंगे, ये नीलवर्ण सियार हैं। अच्छा सर, बिहार की राजनीति में भाजपा नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ काम कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी ही 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि भाजपा से भी कोई व्यक्ति हो जो मुख्यमंत्री बनकर राज्य का नेतृत्व करे? ये तो गठबंधन का गुणधर्म है। मैंने पहले भी कहा था कि जब गठबंधन होता है, भाजपा प्रेसिडेंट के नाते, जिला में भाजपा के आप अध्यक्ष हैं, इस नाते आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन गठबंधन के गुणधर्म जो होता है तो उसको भी पालन करना चाहिए। अच्छा, ये बात तो मैंने माना, गठबंधन का गुणधर्म आप निभा रहे हैं। सर, स्वर्गीय भोला बाबू हम लोग के जिला के सम्मानित श्रद्धेय रहे, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने मंत्री बनकर बेगूसराय जिला का गौरव बढ़ाया। लेकिन उनके बाद जो मंत्री पद का सूखा जिला के लिए है, आपको नहीं लगता ये भरना चाहिए? हमारे जिले से भी कोई मंत्री बनकर बिहार सरकार में हो, जिससे हमारे जिले का गौरव बढ़े। अपने ज़िले का गौरव इनसे बढ़ रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप बेगूसराय में जो डेयरी है उसका जो उत्थान हुआ है, यहाँ के लिए जो एक गायों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसके पाल रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो उसके लिए बंगलोर से वैन आई है, जो उस पर काम चल रहा है, वह काम बहुत उच्च कोटि का काम है, उच्च स्तरीय काम है। अभी तो 1 साल हुआ है, तो जहाँ जहाँ इनका काम है सारा काम सशक्त है और सारा काम उच्च है। ये तो केंद्र में है ना, गिरिराज बाबू तो केंद्र में मंत्री हैं। हम तो राज्य सरकार में चाहते हैं कि बिहार से कोई मंत्री हो बेगूसराय का। बेगूसराय के पिछले बार आपको मालूम है एक विधायक थे नहीं, तो फिर मंत्री कैसे होते? अगर इस बार कोई बनेंगे विधायक तो मंत्री बेगूसराय बनेंगे इस बार, ये पक्का है।
विधायक जो बनेंगे मंत्री होंगे बेगूसराय के। नहीं तो जैसे 15 वर्षों से बोगो सिंह वहाँ पे हैं, जदयू से हैं, आपके लाइन्स में हैं और बेगूसराय के बेटे हैं बेगूसराय के, लेकिन उनको मंत्री पद, यानी कि हमारा कहना कि बेगूसराय का कोई भी जो बेगूसराय में मंत्री पद का सूखा है वो खत्म होना चाहिए। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो बेगूसराय के कोई न कोई बेटा मंत्री पद पर रहेंगे, मैं यह आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, आप अभी एक बात कर रहे थे, वो गिरिराज बाबू का जो बयान आया था गाय के बच्चे के संदर्भ में, इसको लेकर बहुत सारे कमेंट हुए थे, बहुत सारी बातें अफवाह हो रही थी, इस पर सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसको क्लियर किया जाए। लगता है कि लोगों को हम समझा नहीं पाए हैं। उसमें है क्या कि जो गायें 30 लीटर दूध देती हैं, 32 लीटर दूध देती हैं, उनके जो निषेचन क्रिया के माध्यम से उनका जो अंडा है वो दूसरे गायों में डालकर जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से एक गाय से जो बच्चा निकलेगी, तो अगर कोई गाय 5 किलो दूध देती है तो उसके गर्भाशय में अगर अंडा डाला जाता है तो वो गाय भी 30 लीटर दूध डालेगी। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक प्रक्रिया से ये संभव है। जी जी। और उसके लिए अगर किन्हीं को जानना है तो डेयरी में जाकर उसका प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, लोग वहाँ जाएंगे तो समझ जाएंगे, और ये चल रहा है। अभी आपको हम बताते हैं, बीरपुर ब्लॉक के कुछ गायों के साथ ये प्रयोग चल रहा है और वो प्रयोग सफल भी हुआ है। तो जो लोग उस तरफ ध्यान देंगे वो अपना जाकर वहाँ ट्रेनिंग लेंगे तो उनको सारी बात समझ आ जाएगी। अच्छा सर, बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की मांग जोर शोर से उठी, उनके कुछ जन्मदिवस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। दरभंगा में एम्स बना, दरभंगा में एयरपोर्ट की सुविधा शुरू हो रही है। अब हमारा जो उलाव हवाई अड्डा है वह भी उसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, और हमारे दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की मांग हमारा अधिकार है, वो भी हमें नहीं मिला है। साथ ही साथ जो एम्स की बात है तो हमारा जिला भी संपूर्ण आहर्ता पूरा करता है। आप भाजपा की सरकार है, आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, आपको नहीं लगता कि ये सारी मांगें एक जिला के बेटा होने के नाते, एक जिला के अभिभावक होने के नाते, आपको नहीं लगता कि हमारा वाजिब हक है और ये हमें मिलना चाहिए? विश्वविद्यालय के लिए बातें आगे बढ़ी हैं और मुझे आशा है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनने की मांग भी है और विश्वविद्यालय बनेगी भी। जहाँ तक आप एयरपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो एयरपोर्ट के लिए भी कुछ लोग सोचे हुए हैं, अभी मांग गई नहीं है। एक चीज़ और ज़रूर है कि आंदोलनकर्ता जब कमज़ोर पड़ जाते हैं जी जी, तब जाकर ने थोड़ा काम रुक जाता है। अगर आंदोलनकर्ता जब आगे बढ़ते हैं तब जाकर काम आगे बढ़ता है। बेगूसराय में विश्वविद्यालय की मांग है, आंदोलनकर्ता जो हैं ये थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए जल्द ही विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनेगी। और जहाँ तक एयरपोर्ट की है, एम्स की अभी मांग नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट आगामी 5 साल में इसकी मांग बढ़ेगी और हमको लगता है कि एयरपोर्ट भी बनने वाली है। सर, हम बेगूसराय जिले में बढ़ते अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, अपराधी बहुत मामले बढ़े हैं, तो जिला को इन अपराधों से कैसे मुक्त किया जाए? जिला प्रशासन और आपकी सरकार भी है, तो सर चूंकि संपूर्ण जिलावासी कहीं ना कहीं दहशत और भय का माहौल में जी रहे हैं सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरे जिलावासी दहशत में जी रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार ये लॉकडाउन के बाद जो थोड़ा कुछ बढ़ा है, सो सारे लोगों के मन में एक असंतोष की भावना हुई है कि ये कोरोना के कालखंड में थोड़ी बढ़ी है। लेकिन प्रशासन, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी साहब और यहाँ के प्रशासन हैं, खास करके एसडीओ साहब और डीएम साहब, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी मेरा फ़ोन गया है वो तनिक भी अलसाए नहीं, उचित स्थान पर आए और कार्रवाई किए। तो सारे जो जितने अपराधी लोग हैं उन पर भी नकेल कसा जा रहा है, और हमको लगता है कि अगर इस प्रकार नकेल कसता जाएगा तो अपराधी मुक्त बिहार हो जाएगा, अपराधी मुक्त बेगूसराय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि इस संपूर्ण जिलावासी को ये दिन आए और हम सब चैन के माहौल में जी सकें। सर, बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश में कहीं ना कहीं बेटियां असुरक्षित हैं। हथरस की घटना हो, मथुरा की घटना हो, या देश के अलग अलग कोने से राजस्थान की घटना हो, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ कहीं ना कहीं ये कुकृत मानसिकता वाले लोग मानवीय नहीं दानवीय व्यवहार कर उनके साथ जो सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संपूर्ण समाज के लिए एक शर्मिंदगी का एक
काफ़ी दुखी वाला क्षण है, हम सब मरमाहत हैं उस कृत्य से। तो कैसे कैसे इसे रोका जाए, कैसे एक सुंदर समाज बनाया जाए? मैं तो इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसे दानवीय प्रवृत्ति वाले को मैं घोर निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नाते या फिर एक समाज सेवी के नाते या फिर एक व्यक्ति के नाते मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा व्यक्ति के अंदर में जब दानवी प्रवृत्ति जगती है तो व्यक्ति कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ये आए दिन खबर सुनते हैं, लेकिन हमारी सरकार इसको कभी छोड़ेंगे नहीं। जो ऐसे काम करेंगे, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को रखेंगे, जिनके मन में इस प्रकार का विचार आएगा, वो हमारी सरकार से बाहर नहीं जाएंगे। और आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान या जहाँ जहाँ की घटना सुनते होंगे, बिहार का, बंगलोर का, पश्चिम बंगाल का, उस पर नकेल कसा जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस प्रकार के प्रवृत्ति वाले लोगों को, इस प्रकार के दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो उसको किस तरह की सख्त से सख्त, किस तरह की उनके ऊपर कार्रवाई हो, कैसी सजा उनको दी जाए? जो कानून कहता है वैसा किया जाएगा, ठीक रहेंगे। अच्छा सर, रोजगार के संदर्भ में, चूंकि भारत युवाओं का देश है और आप माननीय प्रधानमंत्री ने युवाओं के वोट से ही, चूंकि युवाओं को यह दिलासा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। युवा, वह युवा जो भारत में, चूंकि विश्व में सबसे युवा देश भारत है, और आज जब से आपकी सरकार बनी सबसे ज़्यादा ठगा महसूस युवा ही कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार उनके पास नहीं है। और उनके पास रोजगार नहीं होने से उनका जो सपना है, कहीं ना कहीं रोजगार से एक वो युवा ही नहीं, उनका पूरा परिवार चलता है। और उनके सपने अधूरे होने से उनके परिवार का सपना अधूरा है। और कहीं ना कहीं बार बार इसका आपकी सरकार की ओर इशारा जाता है, क्योंकि आपकी सरकार ने युवाओं को यह दिलासा दिलाया था कि हम आपके लिए रोजगार लेकर आएंगे। सर, क्या कहेंगे इस पर? गौरव जी, भारत विवेकानंद का देश है। भारत रामकृष्ण परमहंस का देश है। विवेकानंद जी सबों को कहे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बनानी बोधत। उठो, जागो, बढ़ते रहो, तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो युवाओं का देश भारत है, यह अक्षरशः सही है। प्रत्येक युवा नौकरी ही करें, यह अक्षरशः सत्य नहीं है। लोग व्यवसाय कर सकते हैं, लोग अपना रोजगार कर सकते हैं। लोगों के पास जब शिक्षा आती है, जब ज्ञान होता है, तो संसार में कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के देशों में जाकर वह कुछ अपना रोजगार कर सकते हैं। रोजगार के लिए हमारी सरकार पूंजी देने के लिए आतुर हैं। बैंक को पूरा ये पावर दिया गया है कि रोजगार करने के लिए आप उन्हें राशि दें, और लोग रोजगार कर रहे हैं। विवेकानंद जी रोजगार का परख नहीं थे। भारत रोजगार जरूरी है। सरकारी नौकरी भी भारत में है, और उसके लिए सब बातें हो रही है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ की जनसंख्या रोजगार के लिए सरकार इतनी सोचती है, जनसंख्या 2 साल में इतनी बढ़ जाती है कि रोजगार की संख्या कम जाती है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, उसके ऊपर भी तो आपकी सरकार चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, फिर वो हो क्यों नहीं पाता? सब कुछ होता है, कहता धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक बार में कुछ नहीं होता है। एक घटना से न कोई काम बनता है, और एक घटना से न कोई महापुरुष हो जाता है। धीरे धीरे सब प्रक्रिया चल रही है। अपने देश में युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिलेगी और जनसंख्या पर भी नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद व्यवसाय भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। और अभी तो पूरे भारत में आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की चर्चा हो रही है। मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ मछली के रोजगार में इतना उन्नत है कि बिहार की मछलियाँ विदेश जाती है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लोग नदियों में मोती पाल रखे हैं। मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर रोजगार इतना अच्छा है कि लोग उस पर, अगर सरकार उस पर सहायता दे रही है, थोड़ा और हम लोग सशक्त हो जाते हैं, तो यह लोग इतने बढ़ जाएंगे कि किन्हीं को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। नौकरी भी जरूरी है, व्यवसाय भी जरूरी है। सरकार दोनों पर अपना ध्यान रखे हुए हैं। यूँ कहे कि सर स्वरोजगार, आप खुद से रोजगार पैदा करें, आप खुद रोजगार ढूंढें। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री भी बार बार बोलते रहते हैं कि रोजगार ढूंढिए नहीं, रोजगार बनाइए। रोजगार ढूंढना भी है, रोजगार बनाना भी है। रोजगार बनाने से क्या होता है कि एक परिवार के प्रत्येक लोग उसमें जुड़ जाते हैं। आप जानते हैं कि जब सब्जी के लोग खेती करते हैं
तो गांव देहात में कहा जाता है सब जीव की खेती हो जाती है। जी जी। क्योंकि सब्जी की कोई खेती करेंगे तो उस परिवार में 5 लोग हैं, सबको उनको नौकरी हो जाएगी। तो इससे जो सकल घरेलू उद्योग है इस सब का बढ़ जाता है। इसलिए दोनों आवश्यकता है, नौकरी, सरकारी नौकरी की भी, प्राइवेट नौकरी की भी, व्यवसाय की भी। क्योंकि विवेकानंद का देश है यह, इसलिए खाली नौकरी पर हम आश्रित नहीं रहे। रामकृष्ण परमहंस जी का देश है, तो इस देश में सब कुछ होना चाहिए। अध्यात्म भी होना चाहिए, उसका भी पराक्रम होना चाहिए, व्यवसाय भी होना चाहिए। टाटा बिरला का देश है, व्यवसाय भी होना चाहिए। तो अपने देश में सद्गुण, साहस, सत्य, शूरता सब कुछ हो। अच्छा सर, हम जिस बेगूसराय जिले की बात कर रहे हैं, दिनकर जी की यह धरती संपूर्ण विश्व को अपने एक गौरव दिया। भारत में इसने एक नई कीर्तिमान बनाए, बिहार की औद्योगिक नगरी के रूप में इसने प्रतिष्ठा पाई। ये वही बेगूसराय है जहाँ से श्री कृष्ण बाबू ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। काफ़ी संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में भी, अलग अलग क्षेत्रों में भी। आपको नहीं लगता फिर भी जो इसकी समृद्धि रही आज उसमें हम पीछे जाते रहे, इसको कैसे समुन्नत बनाया जाए, कैसे हम अपने स्वर्णिम गौरव को पुनः वापस लाएं? आपको मालूम है कि यहाँ जो कल कारखाने थे, जैसे रिफाइनरी, उसका भी बढ़ोतरी हो रही है, आपको पता है। जी जी। फर्टिलाइज़र बंद पड़ा था, उसका भी सब कुछ स्टार्ट है। रिफाइंड ये NTPC जो थर्मल था NTPC में कन्वर्ट हो गया है, जिसके चलते जो छोटे से उद्योग था, जो उनके बंद होने के कारण या उनमें गतिशीलता कम होने के कारण जो छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए थे, फिर से चालू हो रहा है। बेगूसराय जो दिनकर की धरती है, फिर से छोटे छोटे उद्योग यहाँ खुलेंगे, खिलेंगे, सारी जनता खुश रहेंगे। अच्छा सर, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आगामी विधानसभा को लेकर हमारे इस स्टूडियो से आप जो हमारे मतलब जनता जनार्दन हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी क्या आगे की योजनाएं हैं, जो जिस एजेंडे के साथ आप चुनाव में उतर रहे हैं, और अपनी भविष्य की योजना जनता से कहकर उनका, क्योंकि उनका मत वो जिधर चाहेंगे सरकार उधर ही बनेगी, उनका आशीर्वाद ही लोकतंत्र की मजबूती है, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे एक पार्टी प्रेसिडेंट के नाते? मैं बेगूसराय की जनता से मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि बेगूसराय की जनता के मन में जो मतभेद है वो रहे, मनभेद नहीं रहे। एक बिंदु ये है, आपस में ये चुनाव होने वाला है, यह एक पर्व है, इस पर्व को अच्छे तरीके से निर्वहन इसका कर ले, और उनका जो जहाँ तक ध्यान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रेम है, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उस पर वह अडिग रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके हर सुविधा की चिंता करेंगे, उनकी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर हमारे स्टूडियो के लिए दिया। केवी स्टूडियो जो लगातार फरवरी से ही अलग क्षेत्र के जो हमारे जिले के गौरव हैं उनके विचार ले रहे हैं, और संपूर्ण जिला में वैचारिक क्रांति के लिए डॉक्टर रोशन सर ने एक मुहिम छेड़ी है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। तो बेगूसराय की आवाज़ को आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए हमें और किस प्रकार से काम करने चाहिए, आपका सुझाव और आपका मार्गदर्शन हम चाहेंगे। डॉक्टर रोशन साहब और उनके टीम को मैं बधाई देता हूं। आप जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, आप एक सरकार की चौथी स्तंभक के रूप में हैं, और आप जो काम कर रहे हैं इस बहुत अच्छा काम है। इसके माध्यम से आप जनता को, जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा करते हैं, मैं चाहूँगा कि बेगूसराय के उन किसानों तक आप अवश्य पहुँचिए जिन किसानों को इस कोरोना में भारत सरकार ने उसके खाता में सीधे पैसा पहुँचा दिए हैं। जिस पैसा को पहुँचाने में राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुँचता है, अभी 1 रुपया भेजा गया तो 1 रुपया पहुँचा। मैं चाहूँगा उन महिलाओं से भी आप उनको भी बात कीजिए जिन महिलाओं को घर में खाना बनाने में उनके बच्चे धुआं से पढ़ नहीं पाते थे, उनके घर में बूढ़ी सास, बूढ़े ससुर धुआं से आंख मलते हुए बाहर निकल जाते थे, उनको गैस चूल्हा देकर उनको सम्मान दिया गया। उन मजदूरों से भी आप पूछिए जिनके जनधन खाते में डायरेक्ट पैसा आया है, आप उनसे भी पूछिए।
मैं चाहूँगा आप उनके माध्यम से यह दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि भारत की सरकार किस तरह छोटे छोटे बिंदुओं को सोचते हैं और कितने बारीकी से ध्यान देते हैं। खास करके अभी जो मोदी जी की सरकार है केंद्र में, उनकी चिंता कहाँ कहाँ तक है और अपने आत्मा से दूसरे आत्मा को किस प्रकार जोड़ते हैं, तब आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके उद्बोधन, आपके विचार हमने यहाँ से साझा किया। दर्शक निश्चित रूप से इस विचार से सुनकर और प्रेरित होंगे और निश्चित रूप से एक सुंदर भारत का निर्माण होगा, एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। और आप एक जिले के बेटे के रूप में, जिले के अभिभावक के रूप में हम संपूर्ण जिलेवासी को अपना सानिध्य देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। ये थे हमारे जिले के गौरव, हमारे जिले के अभिभावक भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सर। इन्होंने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर जिले का नेतृत्व किया है और जब जिसकी जरूरत पड़ी है हमेशा उसकी आवाज़ को बुलंद किया है। तो आए दिन ऐसे ही जिले के बेटे से, जिले के गौरव से हम मिलेंगे, उनके विचार साझा करेंगे। इनके इस विचार को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार और फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को ज्वाइन करें। आपका साथ हमारी मजबूती, आप अपने वैचारिक समर्थन से हमें मजबूत करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।